बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमिल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमिल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैर से गुजरे। और इसके साथ साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस हम देखते हैं जिससे आप इंस्पायर भी होते हैं, उससे बहुत से आप एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, और फिर कुछ ऐसी वीडियोस भी होती हैं जिससे आपको कई अच्छे मैसेज भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम बात करते हैं एज ए सोसाइटी शायद हम फेल हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं। एक छोटी सी लाइटर नोट पे आपको वीडियो दिखाते हैं और फिर उससे सीखने की कोशिश करते हैं हम कैसे अपने रवैयों को बेहतर कर सकते हैं। सो ये क्लासरूम का मंजर है जी, जिसमें एक टीचर, एक बच्चा डाउन है, उसमें एक बच्ची है इनफैक्ट, और छोटी बच्ची भी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी क्लास की है वो। ये चाइना की वीडियो है अपेरेंटली, और उसमें वो देखिए वो बच्ची को पहले एक्टिव कर रही है, उसको दबा रही है, उसको थोड़ा सा एनर्जी दे रही है, उसके साथ उसको ग्रीट करते हुए फिर उसको एक्सरसाइज भी करवा रही है ताकि उसके अंदर एनर्जी भी आए, और अगर कोई किसी किस्म की उनको परेशानी है तो वो भी दूर हो जाए। तो और अब मुझे आप ये बताएं कि अगर यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो, और जो हम इतनी वीडियोस देखते हैं ऑन अ लार्जर स्केल में बात कर रही हूँ, तो ऐसे कोई स्टूडेंट डाउन हो तो पीछे से क्या होगा? मेरे ख्याल में वो पीछे से एक कान के नीचे रखी जाएगी और फिर बच्चा जो है वो एम्बैरेस भी होगा और आइंदा के लिए भी परेशान हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एज अ सोसाइटी बिल्टअप करती हैं, जो आपके लिए अंदर पॉजिटिव क्रिएटिविटी पैदा करती है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सीख लेना चाहिए कभी कभी अपने रवैयों को, अपनी चीजों को बेहतर करना चाहिए। इस तरह से बहुत सी वीडियोस अक्सर हम देखते भी हैं, और जिससे आप एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं आप बहुत सी बड़ी पब्लिक को। तो इसीलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर की है। उसके साथ साथ ओवरऑल अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो बहुत कुछ हो रहा है जी। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और इसके अलावा जो इस वक्त गवादर में सीपैक के हवाले से काम हो रहा है, उस पर भी मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा अब तेज़ी आ चुकी है। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा भी किया, कल का खासा इंपॉर्टेंट भी रहा, इस पर भी हम बात करेंगे। और भी बहुत कुछ है जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और जैसे आपने कहा कि कुछ इश्यूज हैं पाकिस्तान के जो सॉर्ट आउट होना भी बहुत ज़रूरी है, और उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। तो टॉप स्टोरीज में सबसे पहले जी अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर भारत लूजर और अमेरिका खुद कंफ्यूज है। इमरान खान ने गवादर में खिताब किया है, अफगानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि वहां पर खाना जंगी ना हो। कल जी आज़ाद कश्मीर के अवाम न मुजफ्फराबाद में कठपुतली चाहते हैं न इस्लामाबाद में। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर तनकीद की और मोदी की आंख में आंखें डालकर बात करेंगे। मोदी को शादी में दावत नहीं देते। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि कैंपेन कर रहे हैं कश्मीर में, उन्होंने अपने खिताब में ये तमाम बातें की। कोरोना वायरस के हवाले से आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों और नए मुतासिरों का सिलसिला भी जारी है। नया लैम्डा वेरिएंट असल कोरोना वायरस की निस्बत फैलाव की ज़्यादा साहित रखता है। इस पर भी आज करेंगे प्रोग्राम में बात। मुल्क में पानी की किल्लत ने खतरे की घंटी बजा दी है। कम बारिशों और भारत की जानिब से पानी रोके जाने की वजह से दरिया खुश्क हैं। मुल्क में फीकस पानी की दस्तयाबी 1100 मिलियन क्यूबिक मीटर सालाना रह गई। आबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया है। तो ये थी जी, और सबसे पहले इस वक्त जो एक रीजनल इशू है जो कि इंटरनेशनल इशू बन चुका है, वो है जी अफगानिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इंतहाई परेशान कुन। और कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि एक तो अमेरिका भी कंफ्यूज है कि उसको क्या करना है, कब निकलना है, क्योंकि डेट तो आ चुकी है निकलने की, लेकिन क्या उसके बाद क्या होगा, क्या इसके लिए अमेरिका तैयार है, और रीजन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं क्या इसके लिए तैयार हैं कि अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे हैंडल करना है। और ओपनली वज़ीर-ए-आज़म ने कल इंडियन इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया जो अफगानिस्तान में तालिबान पे की गई है, और अगर वहां से तालिबान चले जाते हैं और अफगानिस्तान में पीस हो जाता है, इस पूरे रीजन में पीस हो जाता है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान ऑब्वियसली इंडिया को ही होगा, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां जाया हो जाएगी। और इंडियन इन्वेस्टमेंट का मकसद पाकिस्तान को खतरा पहुंचाना है, पाकिस्तान में हालात को खराब करना है, जो कि ऑब्वियस है। अब दुनिया नहीं देखती तो वो एक अलग बात है। इस पर हम बात करेंगे जी। सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सुबह बखैर। नासिर साहब, आपकी और मेरी तो मैचिंग हो गई आज। अच्छा जी, बात करते हैं हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल बड़ा ओपनली इंडियन इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया और अफगान तालिबान का जिक्र किया, कैसा देख रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, इंडियन इन्वेस्टमेंट कोई नई बात तो है नहीं। वो पुल शट किए सके कि हमारे सरहदों पर 9 से ज़्यादा कॉन्सुलेट कायम किए गए। फजूल में कोई ट्रेड भी नहीं थी बिटवीन दीज एरिया, और साथ ही साथ ये कि प्लांटेशन हुई है हमारी तरफ तकरीबकारी की, वो ताज़ा फंडिंग वहाँ से आई। और जो लाहौर का वाक़या है वो दुनिया में
कि इस पूरे कारोबार पे, दहशतगर्दी के कारोबार पे भारत की फंडिंग अफगानिस्तान के रास्ते में आती रही, तो वहां से तखरीबकार भी आते रहे जी। तो वो सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं इंडियन, अपनी सरमायाकारी का भी और अपने HR का भी, ह्यूमन रिसोर्स का भी। तो वो रिस्क लेते रहेंगे, उनको एक मिशन है, टास्क है, वो पूरा करेंगे। अभी देख लिया आपने जम्मू में जो उन्होंने ड्रामा किया है ड्रोन वाला, तो मुझे हंसी भी आ रही थी। मैं एक इंडियन चैनल पर था, उन्होंने बताया हमें कि जी सियालकोट से ड्रोन आए थे, तो सियालकोट का फासला जम्मू के उस अड्डे से 14 किलोमीटर का है और ड्रोन इतना उड़ता नहीं है। हाँ। तो वहाँ जो बैठे हुए फौजी थे वो बेचारे शर्मा गए, उन्होंने सॉरी कहा कि नहीं ये गलत है। एनीवे, अब मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट 2 डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त इस एरिया में। एक तो तालिबान की धमकी है कि अगर कोई भी गैर मुल्की फौजी आया तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे और हमारी जंग जारी रहेगी। बिल्कुल। दूसरा, अफगान हुकूमत के तर्जुमान का बयान है कि अब क्योंकि गैर मुल्की नहीं रहे तो लिहाजा अफगानिस्तान के लोग बात कर सकते हैं। और तीसरा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का जो स्टेटमेंट है अफगान मुज़ाकरात का कि 1 महीने में कर सकते हैं, हम बात आगे बढ़ा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी फातिहाना पेशकदमी के बावजूद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फातिहाना पेशकदमी के बावजूद हम मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल करें। तो मसले का हल क्या है? तालिबान क्या चाहते हैं? तालिबान एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो उनके अपने ख्यालात के मुताबिक हो। बिल्कुल। एक ऐसी काबुल में हुकूमत का क़याम चाहते हैं जो उनके इक़्तिदार के मुताबिक हो, उनकी तालीमात के मुताबिक हो। यहाँ इख्तिलाफ पैदा होता है, यहाँ आके इख्तिलाफ पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन है, एंड कंपनी ये बर्दाश्त कर लेंगे? मेरा ख्याल है झगड़ा यहाँ होगा। बिल्कुल सही आपने कहा, यही पर इख्तिलाफ है। अमेरिका जो है अब जा रहा है ये इख्तिलाफ बीच में छोड़कर, परेशानी का हल नहीं निकाला और सिर्फ अपनी 20 साल जंग की और फिर अब बस यहाँ से जा रहा है और कुछ करके नहीं गया, रेजोल्यूशन कुछ भी नहीं हो सका। इसके जो असरात हो सकते हैं, कल इमरान खान साहब ने भी कहा कि अमेरिका कंफ्यूज है, उसकी वजह से कितना मजीद मसला हो सकता है अमन मुआहदे के हवाले से अफगान हुकूमत को, तालिबान को, जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें? अबू ज़ुबैर शिमल, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ और मुझे बचपन था मेरा शायद जब अमेरिका की रुसवाई हुई थी वियतनाम में जी। और हम बच्चे नारे लगाते थे वियतकॉन्ग के, वियतनाम के, अमेरिका के खिलाफ, और वहाँ से अमेरिकिया अपनी लाशें छोड़ के भागे थे। उन बेसरो सामान लोगों ने जिनके पास टैंक तक नहीं थे, इससे बुरी मार मारी थी अमेरिकन को, जो सभी सुपर पावर थी, बड़ी ताकत थी। फिर बाद में लाशों का तबादला हुआ बाकायदा और बड़ी इमदाद दी गई वियतनाम को। नाउ वियतनाम इस वक्त एक तरक्की पजीर, बल्कि तरक्की याफ्ता इकनॉमी में है, अगर आप देखें, चेक करें तो। और दूसरी रुसवाई यहाँ हुई है अफगानिस्तान में, यहाँ से भी मैं कहूँगा ये पसपाई हुई है। बिल्कुल, ये वापसी नहीं हुई है, ये पसपाई हुई। देखिए, जनरल अफगान कमांडर हैं जनरल मीर असदुल्लाह कोहिस्तानी, ये बगराम एयर बेस के कमांडर है इस वक्त आज, और इनका हमें नोटिफाई तो किया था अमेरिका ने कि हम बगराम छोड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो भागे वहां से वो बहुत शर्मनाक है। वो बताए बगैर निकल गए, रातों रात निकल गए। हमें सुबह मालूम हुआ कि वो नहीं है, और फिर वो स्प्रॉलिंग एरिया जो है बगराम का अब अफगानिस्तान के पास है, पूरा अड्डा उनके पास है। तो जिस तरह यहाँ से भागे हैं ये 20 साल के बाद, 20 साल सबसे तवील लड़ाई लड़ी है। लेकिन चुगताई साहब, भागे तो हैं, पसपाई तो हुई है, लेकिन उनको फेस सेविंग चाहिए थी और वो मिल गई। वो डायलॉग्स की सूरत में हो या उसमें बाकी रीजन का भी अपना रोल हो, लेकिन उनको फेस सेविंग मिल गई और उनको वही चाहिए थी, बिकॉज दे वांटेड टू गेट आउट ऑफ इट। अब उनको समझ भी नहीं आ रही थी, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि यहाँ हो क्या रहा है और उनकी लड़ाई नहीं है ये। दूसरी तरफ कल एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शरपसंद अनासर की, जो बलूचिस्तान में मौजूद हैं, या शरपसंद लोग या ऐसे लोग जो नाराज हैं, इस तरह से कह लीजिए। उन्होंने कहा उनसे भी बात कर लेंगे हम, अगर करनी पड़ी तो। पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान और किसी दौर में बलूचिस्तान में इतना काम नहीं हुआ या इतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी हम दे रहे हैं। आप इसको कैसा देखते हैं? सर, ये दूसरा पोर्शन है, जितनी हम दे रहे हैं। ये बयान आप निकाल लें तमाम हुकूमतों के, सब यही कहते रहे हैं, जितना हमने किया किसी ने नहीं किया। पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, कोई भी हो, सबके वुज़रा आज़म ने यही जाके कहा जितना हम कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा। पीपुल्स पार्टी पैकेज लेके चली गई थी, नून वाले भी चले गए थे, वगैरह वगैरह। ये तो कहता है, लेकिन जो
पहला हिस्सा है कि हम नाराज कहा आपने, उन्होंने कहा था बागी या तकरीब का या शरपसंद, जो भी आप कह लें उसको, हम उनसे बात करने को तैयार हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये वो बात है जिसके लिए हम लड़ते आए हैं बहुत बरसों से कि यार आप बात तो करें। आप बिल्कुल मतलब मशरक़ी पाकिस्तान से अगर आप बात कर लेते, अगर आप पैरिटी का खात्मा कर देते, अगर आप वन मैन वन वोट पे अमल कर लेते इखलास के साथ, अगर आप बंगाली को कौमी जुबान का एक और कौमी जुबान बना देते तो मसला नहीं होता इतना बड़ा। बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसी बलूचिस्तान की सूरत हाल है। वहाँ कुछ लोग तो वाकई हिंदुस्तान के झंडे पे काम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं ये तय भी चेक कर लें कि वो नाराज क्यों हुए, उनकी नाराजगी की वजह क्या है, क्या उनसे कोई बेवफाई की गई। मेरी इत्तला के मुताबिक कई लोगों से आज से 40 साल पहले 50 साल पहले जो बेवफाई की गई, और उनको तैयार करें कि आओ तुम्हारे मसले क्या हैं भाई, बताओ ना। मुलाजमतों का मसला है, हम तैयार हैं, गवादर तैयार है आपको खुशामदीद कहने के लिए। गवादर में बलोचों का पहला बनता है, बिल्कुल है। और कल ये एतराज किया भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कल ये कहा भी कि इसका पहला फायदा बलूचिस्तान को होगा और फिर पूरे पाकिस्तान को भी होगा। नासिर बेग चुगताई साहब यहीं से बात कर, नासिर बेग चुगताई साहब की तरफ एक बार फिर रुख करेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं रीजनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इसके साथ साथ इस वक्त एक और रीजन में अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, वो है जी आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की कैंपेन बड़ी भरपूर चला रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। आप कैसे देख रहे हैं ये जो तमाम डेवलपमेंट हो रही है आज़ाद कश्मीर में खुसूसन? देखिए, आज़ाद कश्मीर में वो पार्टी जीतती है आमतौर से जो मरकज में जिसका इख्तिदार हो। ये हमारा एक रूटीन है ताकि वो अंडरस्टैंडिंग हो, पॉलिसीज में डिफरेंस ना हो, और कौमी पॉलिसी भी एक ही हो जो आज़ाद कश्मीर भी अडॉप्ट कर रहा हो, या आज़ाद कश्मीर की पॉलिसी बन जाए। इसलिए होता है ये, और ये एक बेहतर तरीका है मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर वहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ की गवर्नमेंट होगी और यहाँ दूसरी गवर्नमेंट होगी तो इख्तिलाफात होंगे, जो हमें नजर भी आए पिछले दिनों राजा साहब की हुकूमत में और इमरान खान साहब की हुकूमत में। लेकिन अवाम क्या फैसला करते, बात ये है। बिलावल बड़ा कर रहे हैं, मरियम को भी जाना है, मरियम बीबी को, उनको भी जाना है, और लेकिन जो खिलाफ वर्जियाँ PTI के वुज़रा कर रहे हैं उसका नोटिस तो इलेक्शन कमीशन ने भी लिया है। वो वहाँ कह रहे हैं अगर 1 वोट का लीड मिलती है हमें तो हम आपको 1 करोड़ का फंड देंगे। अब ये तो खुला लालच की बात है, ये ना करें, फेयर गेम करें। फिर इमरान खान साहब तो फेयर प्ले के आदि है ना, वो कहते हैं मैं न्यूट्रल एम्पायर लाया था। यहाँ तो न्यूट्रल एम्पायर की मौजूदगी में एक खिलाड़ी कह रहा है मैं आउट नहीं हूँ, और आप कह रहे हैं आउट नहीं है, चले खेलते रहे आप। इलेक्शन कमीशन ने बेचारे ने एक मासूम सी प्रेस रिलीज जारी कर दी, भाई ऐसा ना करें, यहाँ गलत कर रहे हैं आप, भाईजान आप बड़े आदमी हैं। और डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिया कि जब तक ये वुज़रा मौजूद हैं कश्मीर में लोड शेडिंग नहीं होगी। यार हद है, तो ये बहुत ज़्यादती की बात है कि जब हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग आए तो लोड शेडिंग कर दें, आपके वजीर आए तो ये बिल्कुल आपका हक है कि आप जाएं वहां पर। लेकिन जो रूल्स हैं, जो रूल ऑफ द गेम है, उन पर तो अमल करें ना। बिल्कुल सही, लेकिन अगर अमल नहीं करेंगे आप तो ये इंतखाबात इख्तिलाफी हो जाएगा। रूल ऑफ गेम्स कहाँ फॉलो किए जाते हैं? क्या गिलगित में फॉलो किए गए? क्या पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में फॉलो किए जाते हैं? जो लिमिट रखी जाती है कैंपेन की अमाउंट की, आपको लगता है कि एक हल्के का ही जिक्र कर लें कि उतने ही पैसे लगते हैं? तो ये तो खैर बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। वो गिलगित हो या आजाद कश्मीर हो, मरकज में जिसकी हुकूमत होती है उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लीजिए उसको, या जो भी रूल ऑफ गेम फॉलो ना करना कह लीजिए। लेकिन वहीं पर कल ये काफी इंटरेस्टिंग था, खासतौर पर पर्टिकुलरली बिलावल भुट्टो की तकरीर में, जिसमें वो मुझे याद आ गई एक लाइन, कभी हम में तुम में प्यार था, तुम्हें याद हो कि ना हो। वो PDM कहाँ गई जिसका हिस्सा हुआ करते थे, जहां लंचेस हुआ करते थे, डिनर्स हुआ करते थे, सारी पार्टीज बैठा करती थी। अब ये भी याद आ गया कि मोदी शादी पर आया, अब ये भी याद आ गया कि पिछली हुकूमतों ने क्या किया। मुझे तो ये भी याद है कि आसिफ जरदारी साहब ने जाती उमरा जाकर जो मुलाकात की थी नवाज शरीफ साहब से, उसमें उन्होंने कहा था कि ये दोस्ती नस्लों तक चलेगी। सही। अब उसके बाद तो बात खत्म हो जानी थी ना। लेकिन ऐसा लग रहा है पीपल्स पार्टी काफी हर्ट है नून लीग से, जो हरकतें मुझे पता है कि बहुत हर्ट है और उनको अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई है, खासतौर शोकॉज के मामले पर। जी जी। जो शोकॉज का मसला है वो उनका बहुत बुरी तरह लगा है और बहुत जोर से लगा है उनको कि अब तक उनको जख्म ताज़ा है। और ये जाती की बात थी, बड़ी जाती की बात थी कि आप सब एक देखिए,
JUIOs के अंदर JUPO या अहले हदीस वाले हो, जमीयत अहले हदीस वाले, पीपल्स पार्टी या नून, सब बराबर के पार्टनर हैं। अग्रीड 100%। ठीक है, कोई किसी का नौकर नहीं था वहां पर। शो कॉज यूजुअली मुलाजिम को दिया जाता है, एग्जैक्टली। शो कॉज मातहत को दिया जाता है। शो कॉज देकर आपने जो गलती की उसको आप मान लेते, मानने की कोशिश की, फिर चढ़ गए आप, तो वो फिर इस बात पे बुरा मान जाना कि अगर मुस्कुराते हुए कहता है जो खास स्टाइल है जरदारी साहब का कि मियां साहब तुसी तशरीफ ले आओ, हाँ जी, वो उनको बुरा लग गया कि क्यों बुला रहे हैं। हालांकि बात ठीक थी, ये छोटी छोटी बातें थी जो बहुत बुरी लगी है, लेकिन उनको बढ़ा के पेश किया गया है बाज PDM के लोगों ने, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने उसका जवाब दिया। तो वो जवाब सवाल चल रहा है और बिलावल भी अब जवाब देने पर आ गए। मेरा ख्याल है एक अच्छा माहौल बरकरार करने के लिए असेंबली के अंदर ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जुगताई साहब देखिए, माहौल है, लेकिन जुगताई साहब चूंकि अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ा था, यहाँ पर भी इलेक्शन लड़ा, कोई इत्तेहादी तो है नहीं, तो ये मामला तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ आउट ऑफ द वे थी बात, एक इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात तो होनी है। देखिए ये बात तो पहले भी तय थी कि PDM कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। आपसे बात भी हुई थी मेरे इस बारे में तफसीली, और एक मरहले पर बात सामने आई थी कि शायद ये इंतखाबी इत्तेहाद बन जाए। जब उस तरफ जा रहे थे आप तो PDM को तोड़ दिया गया। बिल्कुल, PDM को मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च से 3 दिन पहले कहकर कि इस्तीफे और लॉन्ग मार्च एक दूसरे से मुंसलिक है, खत्म कर दिया। अब PDM का तो हो गया तख्ता, वो तो मतलब अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही। अब उसको PDM कहते रहे आप, मैं मान लूंगा आप PDM हैं, लेकिन ये कि अब वो बाकी नहीं रहा। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी को अपने हल्के अजीज हैं, मुस्लिम लीग नून को अपने हल्के अजीज हैं। मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलना। पीपल्स पार्टी अगर वोट तोड़ सकती है, लोग तोड़ सकती है, इलेक्टेड तोड़ सकती है, तो जनूबी पंजाब में PTI गए, ठीक, जो मायूस है। शायद जरदारी साहब ने वही कोशिश की है, मुझे नहीं लगता वो कितने कामयाब हुए हैं, मेरे ख्याल है बहुत कम कामयाबी हुई है उनको, लेकिन जाकर उन्होंने प्रेजेंस शो किए और अपना एक इंटेंशन शो किए कि हम ये कर सकते हैं। जनूबी पंजाब में खास तौर से कासिम ज़िया वगैरह अगर आ जाते हैं पीपल्स पार्टी में तो खासा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये कहना कि पंजाब में पीपल्स पार्टी पाला मार लेगी, मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुकाबला PTI का और नून का होगा। अगर मुस्लिम लीग ने गलतियां की और झगड़ों में पड़ गए तो नुकसान होगा। बिल्कुल सही, नुकसान होगा उनको, और ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा भी। नासिर बिख्ताई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, और बात उनकी ठीक है कि जब नुकसान होगा तो फिर पार्टीज को पर्टिकुलरली होगा और लोग डिसाइड करेंगे कि किसकी साइड। और इलेक्शन ईयर अभी ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो लेट्स सी। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या होता है वो भी सामने आ जाएगा। फिर जनरल इलेक्शन की बात भी कर रहे हैं और पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। देखते हैं जी, वक्त के साथ साथ सब कुछ क्लियर हो जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कल सिंध भर में एग्जाम शुरू हो गए थे मैट्रिक के, लेकिन कल भी सारा दिन और आज भी सुबह से यही चल रहा है कि शायद पेपर तो नहीं हो रहे, लेकिन पेपर लीक और आउट जरूर हो रहे हैं। बच्चों ने इम्तिहान की तैयारी तो कर ली, लेकिन बोर्ड्स की तैयारी शायद अधूरी रही। कल से भी खबरें आ रही थी और आज सुबह भी हम देख रहे थे कि मदीहा ने ब्रेकिंग न्यूज दी, कुंबर से भी दी, घोटकी से दी, फिर लाड़काना से दी, जहाँ पर मैथ्स का पेपर आउट हुआ और पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही बच्चों के हाथ में था। तो ये इंतजामात, मतलब आप एक तरफ चीज के ऊपर फोकस करते हैं, एक पूरा सेटअप बनाकर आप डिसाइड करते हैं कि एग्जाम्स लेने हैं, और फिर एग्जाम्स आउट होना शुरू हो जाते हैं, लीक होना शुरू हो जाते हैं। ये सिस्टम जो है वो कब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को खराब और ये एक दो सेंटर से नहीं आया, बहुत से सेंटर से ये मसला आ रहा है। मतलब सिंध भर में बहुत से शहर थे, कराची खुसूसन, आप लाड़काना, मतलब एक दो सेंटर्स की बात होती है ना कि यहाँ पे कोई चीटिंग हो गई है, तो बात ऑनेस्टली अबू ज़र इससे बेहतर ना एग्जाम्स ना लेते। बिल्कुल, वो जो कह रहे थे नहीं ना, अपने इदारे के लिए भी सवाल खड़ा कर दिया, पेपर्स भी आउट हो रहे हैं, और बच्चे तो खैर फिर ऑब्वियसली उनका फिर एक और मुतालिबा हो जाएगा कि आप ये वाले पेपर्स कैंसिल करेंगे, तो हम दोबारा क्यों दें? चीटिंग हुई है और ये तो प्रूफ भी हो गया है, सब कुछ कल सामने आ रहा था कि चीटिंग भी हो रही थी। तो फिर आप किस बेस पे आप पहले दिन के जो एग्जाम्स हुए हैं, जहां पर भी उनको आप वैलिडेट कर सकते हैं, या उससे ऊपर जो एग्जाम्स के ऊपर रिजल्ट्स आएंगे उसको लोग सब मानेंगे, ये कैसे आप इंश्योर करें? बिल्कुल, कराची से हमें ज्वाइन किया है हमारी रिपोर्टर समीन ने, और ये सिर्फ पेपर आउट होने का मामला ही नहीं है, इंतजामात जो हैं वो इंतहा की बदनज़मी देखी गई वहां पर। मुख्तलिफ सेंटर से वहां पर पर्चे घंटों बाद पहुंच नहीं सके, पेपर्स दिए बगैर ही बच्चे घरों को चले गए। समीन, ये क्या हो रहा है? इतनी मिसमैनेजमेंट, ऐसा लग रहा है शायद पहली दफा एग्जाम्स ले रहे हैं ये बोर्ड।
बिल्कुल दुरुस्त कह रही है सिमल आप, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि शायद पहली मरतबा कराची वालों के लिए इम्तिहान का कोई मौका आया है और 9th और मैट्रिक के जो रेगुलर बेसिस पे एनुअल एग्जाम्स होते हैं उसको इतना मिसकंडक्ट किया गया है, उसमें इतनी मिसमैनेजमेंट देखी गई है कि तलबा इस एग्जाम को मॉनिटर करने वाले अपने सर पकड़ कर बैठे हुए में नजर आ रहे हैं। जो CCOs इन्होंने मुकर्रर किए थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इम्तिहानात से आधा घंटा कबल इम्तिहानी मराकज़ पर पर्चे फराहम कर दें बोर्ड ऑफिस से जो रिलीज़ किए जाते हैं सुबह औकात में, वही जो है वो यहाँ पर हमें घोस्ट पोजीशंस पर नजर आए। यानी कि उनका इंदिराज तो जरूर मौजूद है लिस्टों में कि इनकी ये ड्यूटी है, इन्होंने कहाँ पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने, लेकिन एन वक्त पर वो अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं हो सके। तो सबसे बड़ा जो मसला हमें कल नजर आया वो ये कि वक्त पर पर्चे और सेंटर्स नहीं पहुंच सके थे और बेशतर मराकज़ ऐसे थे यहाँ पर जहाँ सुबह 9:30 बजे शुरू होने वाला पर्चा 12 बजे के बाद शुरू हुआ है और 2 बजे और 2:15 बजे भी सुबह 9:30 बजे शुरू होने वाला पर्चा शुरू होता हुआ नजर आया। इसके अलावा जो एक रिवायती चीज़ है कि पेपर आउट हो जाता है, मरतबा ये बातें बावर कराई जाती रही हैं, चाहे वो इंटर बोर्ड के एग्जाम्स हों, चाहे वो मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम्स हों, कि नकल माफिया को किस तरह से कंट्रोल करना है, पर्ची माफिया को किस तरह से काबू करना है। लेकिन महज हमें ये बयानात नजर आते हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का भी हमने एक स्टेटमेंट जरूर सुना, उन्होंने यही कहा कि जी इंक्वायरी करवाई जाएगी, पहले इसकी तहकीकात की जाएंगी, सबूत घर में मिल गए कि ये चीज़ कंफर्म हो गई कि वाकई पेपर आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो फिर हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। जबकि हमने ये देखा कि 9:30 बजे जो पेपर का वक्त मुकर्रर था तो 9:34 पर हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहा था, सोशल मीडिया पर एक से दूसरे बंदे तक वो पर्चा पहुंच रहा था। ऐसा किस तरह से मुमकिन हो गया कि सॉल्व पेपर बासानी लोगों की जो है वो रसाई उस तक मुमकिन हो सकी। दूसरा ये कि जब 9:30 बजे पेपर का वक्त मुकर्रर था तो उस वक्त तक पेपर्स क्यों नहीं पहुंच सके, इसका कौन जिम्मेदार है कि जो सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। आज सुबह घोटकी से खबर आई, लाड़काना से आई, किम्बर से आई, तो पेपर तो आज भी लीक हो गया। मतलब कुछ सीखा भी नहीं कल के उस पूरे सिनेरियो से। बिल्कुल यही सूरत हाल, इसी वजह से कि महज कमेटी बना दी जाती है, अनाउंस कर दिया जाता है कि इंक्वायरी की जाएगी, मालूम किया जाएगा कि किस तरह से ऐसा हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसा नजर आता है कि जो रूटीन की कार्रवाइयाँ हैं ये उस तक मुख्तस होता है। ऐसा अमल दरामद अगर इसका हो जाए और वाकई इसकी इंक्वायरी हो जाए तो शायद सिचुएशन इससे कुछ मुख्तलिफ हो और नेक्स्ट पेपर में ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आए। लेकिन बात यह है कि महज बयानात तक सब कुछ होता है, इस पर अमल दरामद नहीं होता। कौन अमल दरामद कराएगा, इसका जब जवाब दिया जाता है। अब वजीर तालीम सईद गनी साहब ने कहा कि कमेटी बना दी है और उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, क्या बाकी बन गई कमेटी, इंक्वायरी शुरू हो गई है जो कल हुआ और आज जो हो रहा है? जी बिल्कुल, कमेटी बना दी गई है। वजीर तालीम का भी हमने कल एक स्टेटमेंट सुना, उनका यही कहना था कि जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो उनके मातहत हैं, लेकिन जो बोर्ड है, चाहे वो मैट्रिक बोर्ड हो, चाहे वो इंटरमीडिएट बोर्ड हो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है। और निसार खोड़ो साहब इस तमाम तर जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हमें नजर आए। उन्होंने ऐलान किया कि जी इंक्वायरी इसकी करवाई जाएगी और हमने देखा कि कमेटी भी 3 रुकनी तश्कील दे दी गई है। लेकिन उस कमेटी की अब तक क्या परफॉर्मेंस रही है, उस कमेटी ने अब तक क्या इसके बारे में मालूमात लोगों को फराहम की हैं, या क्या उनके पास अब तक चीजें आ सकी हैं जो ये पता चले कि पेपर किस तरह से आउट हुआ या पेपर क्यों देर से पहुंचा है सेंटर्स में। ठीक है, सुबह की शिफ्ट का ही पेपर जब 4:30 बजे तक चल रहा था तो शाम का पेपर जो बिल्कुल सही, शाम का पेपर फिर रात बच्चे 9 बजे देकर घर गए। और समीन आपने कहा कि वो कमेटी कर क्या रही है, तो मैं आपको बताती हूँ, अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, नवाबशाह में व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू बच्चे पेपर हल कर रहे हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि उनको जवाबात व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल रहे हैं और वो सेंटर में बैठे लिख रहे हैं और बाकायदा इसके सबूत मोबाइल फोन भी मौजूद है। मतलब पहले कुंबर, लाड़काना, घोटकी, नवाबशाह, मतलब सिंध में हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है जहां पर ये मसला हल हुआ। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह से एग्जाम्स और बोर्ड्स ने तैयारी की कि किस तरह से एग्जाम लेना है। आई होप कि इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस के हवाले से अगर बात करें तो कोरोना वायरस जहां पर जारी है वहीं पर उसके लिए वैक्सीन भी तैयार है, लेकिन कोरोना वायरस के अंदर बहुत से वेरिएंट्स आ रहे हैं दुनिया भर में, जिसमें हमने देखा कि साउथ अफ्रीका से, भारत से और फिर इंग्लैंड से भी वेरिएंट्स आए हैं। और अभी जो रिसेंट वेरिएंट की बात हो रही है वो है जी लैम्डा वेरिएंट, जिसके हवाले से तशवीश जो है काफी बढ़ चुकी है। बिल्कुल, अब डेल्टा, अल्फा और गामा एग्जाम से भी ज्यादा तेजी से ये फैलता है, ये कहा जा रहा है। और इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सुकून का सांस लेने लगते हैं, रेशो कम आती है तो एक नया वेरिएंट सामने आ जाता है। थोड़ा सा बताइएगा इस वेरिएंट के बारे में और कैसे हम बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसके 2 आंसर हैं। एक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला ही इस वायरस को म्यूटेशन से रोक सकता है।
ये आरएनए वायरस है और बहुत बड़े साइज की वायरस है और इसकी जो म्यूटेटिंग पोजीशन है या पॉसिबिलिटी है कि म्यूटेट कितनी दफा ये कर सकती है, वो अनफॉर्चुनेटली 39,000 है। तो 39,000 दफा ये म्यूटेट कर सकती है। अब ये नहीं करे या करे क्योंकि ये रैपिडली डिवाइडिंग वायरस है और आरएनए वायरस है, तो चांसेस यही हैं कि ये म्यूटेट भी करती रहेगी और ये वेरिएशंस भी लाती रहेगी अपने आरएनए में। तो इसलिए देखें, उसको तो आप नहीं रोक सकते। आप ये कर सकते हैं कि इट इज रेस अगेंस्ट टाइम, कि आप जितनी जल्दी वैक्सीनेट कर लेंगे पूरी दुनिया में कम से कम 80% आबादी को, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये इसको रवाना किया जा सकता है वायरस को बिफोर इट इज टू लेट। तो ये इसीलिए ये एक विंडो है हमारे पास कि इस विंडो में अगर हम टारगेट अचीव कर लें 75 से 80% लोगों को, अपनी आबादियों को कर लें। और इसमें एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि nobody is safe unless everybody is safe। बिल्कुल। तो ये जो मुल्क खोल रहे हैं, जैसे अभी आपको पता है यूके ने, बोरिस जॉनसन ने 19 जुलाई को कह दिया सब कुछ खुल जाएगा, मास्क की जरूरत नहीं रहेगी, कोई सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप देखेंगे कि फिर ये एस्केलेट वहां भी होगी। ये पॉलिटिशियंस क्रेडिट लेना चाहेंगे कि वो खोलने का समझते हैं कि ये पॉपुलर डिसीजन होगा जो लोग सराहेंगे, लेकिन बाद में फिर वही रोलर कोस्टर चलेगा, फिर वही पाबंदियां, फिर वही सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ इसमें रादर लेट देन नेवर वाला काम है। बेहतर होगा कि हम इसको पूरी तरह अभी पाबंदियों के साथ ही रहें, वरना ये हमें डिक्टेट करेगी वायरस के हम जाने दे दें, कुर्बानी कर दें, ख्वाहिशात की कुर्बानी के जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसलिए जब भी हम रिलैक्स करते हैं तो आपको खुद ही पता है कि अभी जब हमने रिलैक्स किया गवर्नमेंट ने, तो जीबी में इस वक्त डबल डिजिट में हमारा चला गया है पॉजिटिविटी रेट भी। और देखें ये हॉलीडे प्लेसेस पे जब हम पूरे हजूम करते हैं, तो इसलिए इसका और हल नहीं है, इसको पाबंदियों के साथ अभी जिंदगी गुजारें। और अभी आपने गिलगित का जिक्र किया, वहां पर इस कदर रश है, लोग वहां जा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली वहां से होकर भी आई और आप यकीन करें नोबडी इज फॉलोइंग एनी एसओपीज, कोई एसओपी फॉलो नहीं किए जा रहे, बोर्ड्स लगे हुए हैं लेकिन नोबडी इज बॉदर्ड कि मास्क पहनना है या सोशल डिस्टेंस रखना है। ऐसा ये देखिए, जब हमें ये पता है कि हमारे बिहेवियर क्या है, तो हमें ये बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें ये अंदाजा हो चुका होना चाहिए बहुत देर पहले कि हमारी पब्लिक जो है वो पाबंदियों के साथ नहीं रहेगी। जब आप उन्हें छूट देंगे तो वो फिर पूरी तरह उसका एडवांटेज ये समझ के लेंगे, और वो जब हॉलीडेज पे जाएंगे तो वो समझते हैं कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की है, टाइम की, पैसे की, तो वो फुली समझते हैं कि एंजॉयमेंट इसके साथ नहीं हो सकती, मास्क के साथ या फिजिकल सोशल डिस्टेंस के साथ। फिर जब हमें ये पता है तो फिर तजर्बा बार बार करने का फायदा नहीं होगा। इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग, लेकिन हमें बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है जब भी ये वेव्स जिसको कहते हैं, क्योंकि ये वेव्स ने कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट फिनोमिनन है, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह बढ़ती है और कम होती है। और B117 अभी भी मोस्ट प्रेवलेंट है, B117 यूके से आया था। इंडियन वेरिएंट देखा तो गया है, डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में, लेकिन अभी इतने ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह केसेस नहीं है। जहां तक आप लैम्डा का बात कर रहे हैं या कैपा, वो इन्हीं 1.617.2 जो है ये इसको हम डेल्टा कहते हैं, कैपा 1.617 है, इसी का आगे लीनिएज है। तो ये पीरू से शुरू हुआ, फिर इस वक्त तकरीबन 30 ममालिक में है। तो मैं समझता हूं कि ये इनको रोकना मुमकिन नहीं रहता मुल्कों में। इस वक्त ये जो डेल्टा वेरिएंट है जिसको डबल म्यूटेंट कहते हैं भारत का, इस वक्त 100 से ज्यादा ममालिक में मौजूद है। इन सारे वेरिएंट्स की वजह से हो ये रहा है कि ये आरएनए और या स्पाइक प्रोटीन्स में वेरिएशन लाते हैं या म्यूटेशन लाते हैं, और स्पाइक प्रोटीन वो हैं जिससे इसने लगना है आपके फेफड़ों में। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप डॉक्टर साहब जैसे आप बता रहे हैं कि वेरिएंट्स हैं, और डेल्टा हो या ये लैम्डा वेरिएंट है, स्टडी तो हो रही है इसके ऊपर कि कितने ज़्यादा ये तेज़ी से फैल रहे हैं, लेकिन साथ जो वैक्सीन लोग करवा रहे हैं और ओवरऑल जो भी अप्रूव्ड वैक्सीन हैं, उससे क्या ये बच सकते हैं जो लोग वैक्सीन करवा रहे हैं, या फिर वेरिएंट जो है मतलब उस वैक्सीन का वेरिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, अभी तक मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो हम लगा रहे हैं पाकिस्तान में भी, उनकी जो हमने सेंसिटिविटी देखी है अल्हम्दुलिल्लाह
इतनी अभी तक वो सेंसिटिविटी है, लेकिन ये कहना कि फ्यूचर में भी वो रहेगी ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये वेरिएशंस अगर और बहुत ज्यादा आ गई और बहुत ज्यादा म्यूटेट कर गया तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम गैर फाल हो जाए। इसलिए ये रेस अगेंस्ट टाइम है कि हम कितनी जल्दी 75 या 80% पॉपुलेशन जो कि हमारी 16 करोड़ के करीब लोग बनते हैं, वो कितनी जल्दी हम लगा के हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर दें ताकि इसकी ट्रांसमिशन रुक सके। अभी तक देखें ट्रांसमिशन इसकी कम जरूर होती है, खत्म नहीं होती। हम ये परसेप्शन लेते हैं जब ये थोड़ी कम होती है, पब्लिक का परसेप्शन ये होता है कि ये खत्म हो गई है और हम बिल्कुल आजाद हो गए हैं। तो वो जैसे कैद से छुटते हैं, वो ये समझते हैं कि अब पाबंदियों की जरूरत नहीं है। तो ये परसेप्शन जो वेव्स का है या लेयर्स का है, ये गलत है। ये कांस्टेंट फिनोमेना, और जब तक कि एक केस भी यहाँ मौजूद रहेगा ये फिर एस्केलेट होती रहेगी। ये हमारे रवैयों पे डिपेंड करेगा कि हम किस कदर पब्लिक से करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमें ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी चाहिए बजाय इंसानी जानों की या इंसानी सेहत की कुर्बानी दे। ये तरजीहात हमारी बदलनी चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे आपने कहा कि इस वक्त हमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है, तो कल असद उमर साहब ने भी कहा है कि जिस तरह से रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स में हमने देखा है और ओवरऑल जहाँ पर जो इस वक्त सख्ती में नरमी की गई थी, वहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी और ये फिर से एक दफ़ा सख्ती की जा सकती है। तो एहतियात ही इसका वाहिद हल है। और डॉक्टर साहब ने ये कहा भी कि अगर हम पाबंदियों में रहते हुए फॉलो कर लें, वैक्सीन करवा लें मैक्सिमम लोग, तो शायद हम इससे ज़्यादा बेहतर तौर पर बच सकते हैं। एक ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़िन, कल वज़ीर आज़म ने जब इफ्तिताह किया गवादर फ्री जोन, एक्सपो सेंटर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पार्क का, तो उन्होंने गवादर का बड़ा फ्यूचर रेफरेंस में बड़ा इंटरेस्ट भी शो किया और ये भी बताया कि पाकिस्तान को, खासतौर पर बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को इससे कितना फायदा होगा जब ये लिंकअप हो जाएगा CPEC के साथ, और पूरी दुनिया के लिए जो इंपॉर्टेंस रहेगी पाकिस्तान की उसमें बहुत ज्यादा इजाफा भी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ CPEC पाकिस्तान के लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवादर उससे जुड़ा हुआ है। गवादर की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की कहा जाता है और आई होप और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ये जल्द देखेगा कि गवादर बड़े भरपूर तरीके से उसके पोर्ट्स भी एक्टिव होंगे और जो इंडस्ट्रियल जोन्स बनने हैं और जहाँ पर इंडस्ट्री काम करेगी वो तेजी से काम कर रही है। लेकिन अब मामला ये है कि CPEC एक ओवरऑल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, $62 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, उससे ज़्यादा ही है बल्कि। तो उसमें कितना काम हुआ है, उससे कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान की इकॉनमी को, इस पर हम बात करेंगे आज खुसूसन गवादर और फिर CPEC के हवाले से। डॉक्टर एहसन महमूद साहब हमारे से मौजूद हैं, इकॉनमिस्ट हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ओवरऑल इस वक्त गवादर की, जो कि जुड़ा है CPEC और पाकिस्तान की तरक्की से, कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को जो कि रिसेंटली कल लॉन्च किया गया दोबारा से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल दो बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई हैं। चीन जैसे बड़े मुल्क ने, उनके सफ़ीर वहाँ मौजूद थे और जो CPEC के जो चेयरमैन हैं बाओ चैंग, उनके भी कमेंट्स थे। उन दोनों ने ये एतराफ़ किया है पाकिस्तान के वज़ीर के बारे में कि ये बहुत अच्छी पेशरफ्त हो चुकी है और जो सुस्त रवि थी उसका खात्मा हो चुका है। और उन्होंने एक्नॉलेज किया बाकायदा इस बात को कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और CPEC का जो मंसूबा है वो दोनों एक पेज पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। जहाँ तक रह गई बात यह है कि पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, पाकिस्तान की मुआशी शाह रग कहा जा सकता है इस मंसूबे को। ये बेइंतहा एक अहम मंसूबा है। देखें, हमें ना इस मौजू को मुआशी एनेक्स से देखने की जरूरत है, सियासी एनेक्स से हम इसको ना देखें, क्योंकि एक CPEC जो है ये मशीयत से वाबस्ता है, हमारे मुआशी मुस्तकबिल से वाबस्ता है। ये हमारी मशीयत की एक शारग तब बन सकेगी कि हम इसकी अहमियत को उजागर करें। हमारे मीडिया का भी ये फर्ज है। मुझे थोड़ा सा ये भी यहाँ कहना है कि मीडिया जो है ना उतनी इसको अहमियत नहीं दे रहा CPEC को जितनी कि इसको दी जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना ये एक बहुत बड़ा एक रवाज है कि जब आप मीडिया किसी भी मौजू को, किसी भी प्रोजेक्ट को अहमियत देता है तो हुकूमत की भी तमाम तर तवज्जो जो है ना उसकी तरफ मबजूल हो जाती है। जो CPEC है ये हमारा एक अंदरूनी मामला है और दूसरा इसका एक दायरा बैरूनी है। हमें पहले अपने अंदरूनी दायरा पे गौर करना होगा। देखिए, हर बात के दो पार्ट्स होते हैं, इसमें भी दो पार्टनर हैं, एक चीन है और एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो अंदरूनी दायरा है इसको भी हमें इसका भी जायजा लेना होगा। ये हमारी कुछ कमजोरियां हैं, हमें इन कमजोरियों को तस्लीम करना होगा, क्योंकि हम अपनी गलती को तस्लीम जब करते हैं तभी हम उसको दुरुस्त करने की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए।
चीन के अंदर देखें, अब जिसमें इसमें सब लोगों को ये पता है कि ये तवानाई के मंसूबे इसमें बनेंगे, सी पैक में, इसमें रेल के मंसूबे बनेंगे, इसमें ग्वादर पोर्ट ट्रस्ट है, इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, इसके जो है ना रोड्स जो है, इसकी शहरात जो है इसके मेन, क्योंकि वन रोड वन बेल्ट के जो एक नजरिया है उसके तहत ये एक सी पैक का बहुत मंसूबा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जो है ना हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारी अपनी काबिलियत ऐसी है कि हम जो हमें 62 अरब डॉलर से शुरू हुआ था, ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 150 अरब डॉलर से क्रॉस कर जाएगा 2024 तक। और अगर ये बहुत अंदाजे से बता रहा हूं, और बहुत सारी जो मैंने रीडिंग्स की हैं इसमें इंटरनेशनली, कुछ अमेरिका की भी रिजर्वेशन है, अमेरिकन जो जर्नल में उसमें चीजें छपी हुई हैं कि ये उनकी अपनी तवक्कुआत है अमेरिका की कि 2025 तक अगर ये कामयाबी से चलता रहा प्रोजेक्ट तो ये 200 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएगा। और ये 2023 में जो मुलाजमतों का देखें ना, हमें हमारे मुल्क को मुलाजमतें भी चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए। 8 लाख मुलाजमतें जो हैं 2023 में, अगर हम इसको इसी रफ्तार से भी, जिसे हम सुस्त कह रहे हैं, हालांकि ये सुस्त हम इसको सियासी एनक से कह रहे हैं, दरअसल इसको वैसे वाकई नहीं है। नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। देखिए दुनिया में जैसे हमारे पास, असल में एक और बात आपको मैं कर दूं, जैसे हमने कालाबाग डैम की एक मुखालफत की थी, एक कौमी दुश्मनी के बराबर था, इसी तरह सी पैक के बारे में ये मैं अपने नाजरीन से कहना चाहता हूं कि सी पैक के बारे में अगर कोई अफवाह है, उसकी कोई कंप्लेंट करते हैं सुस्त रवि की, उसकी बारे में कोई गलत फहमी पैदा करना चाहते हैं, तो यकीन करेंगे कौमी दुश्मनी और मुआशी तरक्की के बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो आपस के इख्तलाफात ही नहीं ठीक कर सके, और इख्तलाफात इसको लेकर भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, एक कौमी प्रोजेक्ट है जो रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट कि किसकी गवर्नमेंट है, ये चलता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान के लिए फायदा। अब जैसे आपने कहा कि रोजगार पैदा हो रहे हैं, सी पैक मंसूबा है, एक रोशन मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। भारत को इससे तकलीफ है, इसी वजह से वो कोलैबोरेट कर रहा है ईरान के साथ, क्योंकि हमारा गवादर पोर्ट भी है और सी पैक भी है। इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए क्या क्या रोशन पॉइंट्स आप फ्यूचर में देख रहे हैं, जरा उस पर भी रोशनी डालिएगा कि ये मंसूबा जब मुकम्मल हो जाएगा अगले 5 साल में, क्या इम्पैक्ट्स आएंगे पाकिस्तान की मईशत पर? नहीं देखें, एक तो ये अगले 5 साल में मुकम्मल नहीं होगा, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। 1990 में ये ख्वाब देखा गया था बिल्कुल कि ये एक ऐसी सड़क, ऐसी रोड होनी चाहिए कि जो चीन की मंडियों को बहेरा अरब से मिला सके। दुनिया में जो सफर के तरीके हैं उनमें सबसे जो महंगा है कार्गो, वो है हवाई जहाज का। उससे सस्ता जो है वो रोड का है, उससे सस्ता जो है वो रेल का है, उससे भी जो सस्ता है वो समुंदर का है। तो ये समुंदर और खुश्की की जो मंडियां हैं उसका एक मिलाप है। ये एक देखा गया इंसान में, याद रखिएगा कि इंसानी तरक्की जो है ना वो मुआशी तरक्की की मोहताज होती है, जो खुद मुख्तारी है वो मुआशी खुद मुख्तारी की मोहताज होती है। मुआशी तरक्की के लिए जो चंद लवाजमात बहुत जरूरी हैं आज के दौर में, उनमें सबसे पहले एनर्जी है। ये आज हम जहां बैठे हुए हैं, ये कैमरा चल रहा है तो ये इसलिए चल रहा है कि बिजली हमारे पास मौजूद है। बिजली, गैस और दूसरी तवानाई के जो माखज़ हैं, इसके बगैर इंसान आज एक मिनट भी जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकता। दूसरी जो चीज चाहिए होती है वो सड़क चाहिए होती है, आपको रोड चाहिए, आपको मूवमेंट आपकी तभी स्मूथ और इजी हो सकेगी। और दूसरा सबसे अहम जो चीज आज आ गई है, आज सदी जो है वो 100 साल की, आज सदी जो है वो 5 साल 10 साल की बन चुकी है, तेज रफ्तार हो चुकी है। उसके लिए हमें ये वन बेल्ट वन रोड चाहिए था, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो वन बेल्ट वन। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, सी पैक पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है और इस पर काम भी हो रहा है, इस पर हमने बात करनी है, बहुत जरूरी है, अहम इशू है। अभी आपको ले चलेंगे, इस वक्त नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठा रहे हैं। In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will,
May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Almighty Allah help me and guide me. Ameen. Congratulations. Thank you very much. चीफ जस्टिस गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर ने हल्फ लिया है और जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अब बन चुके हैं और उन्होंने हल्फ भी उठा लिया। और ये तकरीब आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर एहसन महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। CPEC के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये CPEC तकमील के मराहिल की तरफ बढ़ रहा है, पावर प्लांट्स लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हो रहा है और तमाम सूबों को इंगेज करके उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। सो ये जो रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हो रहा है, उससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जी बिल्कुल। जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है GDP की, ये 2023 में आप देखिएगा कि कम से कम सिर्फ CPEC की वजह से 2.5 बिलियन का जो है ना उसमें एक बूस्ट मिलेगा। इसमें ये हो नहीं सकता कि वो ये उसमें हमारी GDP में शामिल ना हो। देखें, हम पाकिस्तान जो है ना वो अब एक शहरात का मुल्क बनने जा रहा है। 2022 में आपका ML8 जो है, जो सखर और ये लाड़काना, ये भी मुकम्मल हो चुका है और ये पूरा जो है एक जाल बिछ जाएगा कि आप वहां से एक एक्सप्रेस वे से वहां से एक गाड़ी दाखिल होती है जो ग्वादर पोर्ट से सामान उठाती है पाकिस्तान के लिए जो आ रहा है, और उसको उठा करके वो लेके आती है और पूरे पाकिस्तान से होती होती वो चीन के बॉर्डर तक, और उसके बाद ये चीन के बॉर्डर से लेके बहिरा अरब तक वो एक बिल्कुल बासानी रसाई हासिल हो जाएगी। बल्कि जो चीन का जो एक सफर था 33 डेज का, वो 3 डेज पे रह जाएगा। इसकी फुल्ली कंप्लीशन के बाद चंद ब्रिजेस रह गए हैं, वो चंद मुश्किल मुकामात जहां पर ओवरहेड ब्रिजेस बने हैं, हाईएस्ट जो है ना वो ब्रिजेस बनने हैं, वो जगह रह गई है। बाकी ये तकमील, डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शानदार है, और अगर ये हो जाए वाकई तकमील और इसमें तेजी आ जाए तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। लेकिन आपने जिक्र किया $150 अरब तक का जा सकता है प्रोजेक्ट। 25 अरब अभी तक मुकम्मल हुए हैं, 25 अरब डॉलर के मंसूबे बाकी रहते हैं 62 में से। मतलब इसमें जो सुस्ती देखी गई है पिछले 3 सालों में, आपको लग रहा है कि वाकई थी सुस्ती? क्योंकि पहले 6 महीने 8 महीने तो वाकई ऐसे लगा, और जो ताल्लुकात भी बहाल करने की कोशिश की गई, कुछ ऐसे बयानात भी दिए गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से वाकई कोई असर हुआ है या फिर नहीं हुआ? 2018 में ये एक तासुर पैदा किया गया सियासी तौर पर कि CPEC के ऊपर भी शायद PTI की गवर्नमेंट जो है वो कोई कंप्रोमाइज कर रही है या इसको स्लो कर रही है। आपको याद होगा सऊदी अरब का जब जिक्र आया, चाइना नाराज हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि आप इसको अगर पसे पर्दा इसके हालात देखें तो IMF का प्रेशर भी होता है हमारे ऊपर, अमेरिका का प्रेशर भी होता है हमारे ऊपर, क्योंकि चीन जो है उसकी और अमेरिका की ठन चुकी है। इस वक्त वो दोनों एक शायद एक जंगी एक नुक्ते पर भी खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो एक 50 ट्रिलियन की ट्रेड है अमेरिका और चीन की आपस में, देखें वो मुतासिर नहीं हुई है। वो जो भी कर रहे हैं, उनकी लफ्जी जंग हो रही है, उनकी कुछ और एक दूसरे पर टैक्स हो रहे हैं, एक दूसरे के मफादात को कट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ट्रेड मुतासर नहीं हुई। हमें भी चाहिए इसी तरह कि हम भी अपनी ये जो हमारी माशी शाहरग है इसको मुतासर न होने दो। और मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता जो 3-4 हफ्ते हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये वाजिया किया है कि वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक प्रेशर बर्दाश्त करने वाले लीडर के तौर पे अपने को पेश किया है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ डायलॉग्स उनके सारे मीडिया पर आ रहे हैं। तो इसको CPEC के तनाज़ुर में भी देखना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि CPEC के मामला में भी वो IMF का और अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक और बात याद रखें, हम एक सिक्योरिटी स्टेट है। जिस दिन 1947 में पाकिस्तान बना था उसी दिन भारत भी बना था, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन ममालिक हैं। हमें भारत से बहुत ज्यादा खतरात रहते हैं, और भारत अगर जंग ना भी करे तो उसकी मुआशी जंग जो है वो किसी ना किसी तरह जारी रहती है। वो जैसे चाबहार एक ईरान में जो एक पोर्ट है, जो ही हमने ग्वादर पोर्ट को एक शक्ल दी, इसने 2015 में, फिर 2018 में, फिर 2019 में जब ये इसको जो है वो एक शक्ल मिल गई ग्वादर को, तो उसी वक्त जो है ना वो चाबहार भी जो है ना उन्होंने खड़ा कर दिया। $50 करोड़ उन्होंने फौरन जो है ना वो ईरान को दे दिए। अब ईरान का ये मौका इसमें आता है कि जी जैसे अमेरिका हमारा दुश्मन है, लेकिन आपके उससे भी ताल्लुकात है, ऐसे अगर आपका भारत दुश्मन है तो हमारे भारत से भी ताल्लुकात है। बहरहाल इस पे किसी वक्त बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए जो है ना वो जरूर उसका इफेक्ट CPEC का पाकिस्तान में दिखाई देगा। और उसका जो पहला, मैं समझता हूं कि पहला जो शायद कतरा
नसीब हो लोगों को या पूरे मुल्क में उसके असरात आए, वो 2023 से ऑनवर्ड होगा। 2023 से ऑनवर्ड जिसके असरात एक्चुअल नजर आना शुरू हो जाएंगे। और जो अगले 5 साल का जिक्र हो रहा था उसमें से 30 से 35 अरब डॉलर की मजीद मंसूबे लगाए जाएंगे, जिसमें पावर प्लांट्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद भी बेहतर किया जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम तरक्की की तरफ जाएंगे तो उसके इम्पैक्ट्स आप पर, मुझ पर, सब देखने वालों पर भी आएंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर तरक्की करेगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। और इसके साथ साथ भी आपको ले जाएंगे वफाकी वजीर असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान के लिए वजीर आजम इमरान खान की हिदायत के मुताबिक किया जा रहा है, आज तक पहले नहीं हुआ। और ये सारा काम जो है वो ज़ाहिर है बलूचिस्तान हुकूमत के साथ शराकत के साथ हो रहा है। चीफ मिनिस्टर जाम कमाल का इसमें बड़ा एक कलीदी रोल है और ये उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया अपनी स्पीच के अंदर कि जैसा काम वजीर आजम इमरान खान के होते हुए बलूचिस्तान के लिए किया जा रहा है, आज तक कभी तारीख में नहीं हुआ था पहले। असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कि ऐसे इशू पे जिसकी वजह से बहुत से गहरे असरात पड़ रहे हैं पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस की तरफ भी। चेयरमैन ऐसा रियाब शाह साहब ने कहा है कि मुल्क के लिए कालाबाग डैम, बादशाह डैम और अखौरी डैम की तामीर ज़रूरी है, क्योंकि जब नए डैम ना बनेंगे तो सूबे भी आपस में लड़ते रहेंगे। और ये हुआ भी कि पानी की शॉर्टेज हुई, फिर ये कहा गया कि डिवीजन पानी की ठीक नहीं है, सिंध पंजाब एक दूसरे के सामने आ गए, ऑडिट हुआ, फिर ये तमाम मामला हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में फिर एनर्जी क्राइसिस भी आता है। तो बेसिक हल ये है कि अगर वाटर शॉर्टेज को अगर डील कर लिया जाए, इसको मैनेज कर लिया जाए, तो पाकिस्तान में मजीद बेहतरी भी आ सकती है। बिल्कुल। अब ये मामला तो मैनेजमेंट का है, लेकिन वहीं जनरली अगर हम बात करें तो मुल्क में पानी के किल्लत की खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। कम बारिशें हुई हैं, भारत ने पानी रोक लिया है, जिसकी वजह से डैम्स और दरिया खुश्क हो गए हैं। जब दरिया खुश्क होते हैं तो फिर उसके इम्पैक्ट्स जो है वो ट्रिकल डाउन आना शुरू हो जाते हैं। आपकी याद होगा आपको कुछ साल पहले एक पूरा रिसर्च किया गया था और ये कहा गया था कि 15-20 सालों में अगर हम सिर्फ एक सिटी का भी जिक्र कर लें तो 1-1 मीटर पानी जो है वो सतह जमीन से नीचे जा रहा है। नेचुरली हम कुछ नहीं कर रहे पानी के लेवल को या पानी के बेड को बचाने के लिए। इस पर हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं जहां पर hमें पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ वाटर एक्सपर्ट मुमताज खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुमताज साहब, ये जो मुल्क में पानी की किल्लत की खतरे की घंटी बजी है और ये इस साल के लिए तो है ही, लेकिन इन फ्यूचर भी ये बड़ा अलार्मिंग हो रहा है कि पानी सतह जमीन के लेवल से बहुत नीचे जाता जा रहा है। क्या कर सकते हैं हम, किस तरह अपने वाटर रिसोर्सेज को बेहतर कर सकते हैं? देखिए जी, मैं क्योंकि डैम मेरा सब्जेक्ट है, मैं साबिक डायरेक्टर रहा हूँ कालाबाग डायरेक्टरेट में। अर्ज ये है कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैं समझता हूँ हमारी हुकूमतों की। देखिए, तरबेला डैम 1975 में कमीशन हुआ। 1975 से लेकर 45-46 साल हो गए हैं। हमने इस दौरान जितने भी हुकूमतें आई हैं, किसी हुकूमत ने पानी के इस मसले को पूरी तरीके से उस पर तवज्जो नहीं दी। पूरी तरीके से क्या, बल्कि बिल्कुल निगलेक्ट किया है। और ये हमारी हुकूमतों की, तमाम हुकूमतों से, चाहे कोई फौजी हुकूमत थी या चाहे कोई सिविलियन थी, ये बड़ी बद बात है। होना तो ये चाहिए था कि पिछले 45 साल में हर 10 साल के बाद कम से कम एक मेगा डैम जो है वो हमें तामीर करना चाहिए था। सही। देखिए, इस वक्त हमारी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, मंगला, तरबेला और चश्मा, इन 3 रिजर्वायर को मिलाकर यह कुल तकरीबन 13.5 मिलियन एकड़ फुट बनती है। ये आपकी हमारी जो एवरेज जो एनुअल फ्लो है हमारे दरियाओं में, 3 मगरबी दरिया झेलम, चनाब और सिंध, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हमारे पाकिस्तान के हिस्से में है, इन 3 दरियाओं में गुज़श्ता 45 साल की एवरेज जो है, एवरेज फ्लो, वो तकरीबन 140 मिलियन एकड़ फुट जो है वो फ्लो है। और हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिर्फ 10-11% है। जी जी।
ओनली 10 to 11% स्टोरेज कैपेसिटी है, जबकि इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 46% है। 46%? जी 46% है। और आप हैरान होंगे कि अमेरिका में कोलोराडो जो रिवर है उस पर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 260% है। यानी जी सर मुमताज खान साहब। अच्छा, दरिया नील पर, मिस्र में दरिया नील उसकी 240% स्टोरेज कैपेसिटी है। चाइना ने अपने दरियाओं पर तकरीबन मोर देन 50% स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो डेवलप कर ली है। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारी हुकूमतों ने इस पर इस मसले पर कभी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी हुकूमतों ने माजी में इस पर कोई काम नहीं किया, और बड़ा ज़बरदस्त आपने एनालिसिस किया कि किस तरह से इस वक्त कैपेसिटी लोगों की है, मतलब दीगर ममालिक की, और पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। अब करें क्या पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि जो सिचुएशन है ये बताया जा रहा है कि बादशाह डैम पर काम हो रहा है, मेमन डैम पर काम हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, 8-8, 10-10 साल इनको लगने हैं। रिजर्वायर्स मतलब जल्दी बन सकते हैं, कुछ इस तरह काम कर सकते हैं पाकिस्तान में शॉर्टेज हो रही है उसको दूर किया जाए और मसला ये हल हो जाए शॉर्ट टर्म प्लान में? जी, इसका जो शॉर्ट टर्म जो प्लान है वो ये है कि हमारे पास जो भी पानी अवेलेबल है, जितना पानी में दस्तियाब है, हमें उसके एक लीटर को जो है वो जाय होने से हमें बचाना चाहिए। अब इस वक्त भी हमारी जो हमारी इरिगेशन और हमारी एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रैक्टिसेस हैं, हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो है फ्लड इरिगेशन सिस्टम। फ्लड इरिगेशन सिस्टम में जो यूटिलाइजेशन है वो 30% से ज्यादा नहीं होती, तकरीबन 70% पानी जो है वो जाय हो जाता है। तो हमारी हुकूमतों को हमारी चाहिए कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर हमारी जो इरिगेशन जो प्रैक्टिसेस हैं और हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनमें तब्दीली लानी होगी। अब देखिए दुनिया तो वहां पहुंच चुकी है जहां ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जहां के जिसमें के 95% जो है वो वाटर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी उस सिस्टम की है। इसी तरीके से स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, वहां में 50 से 60% जो है पानी वाटर एप्लीकेशन जो है ना एफिशिएंसी है। हमारी जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं वो फ्लड इरिगेशन के ऊपर है, और ये वो सिस्टम है जो कि सदियों से कदीम तरीन ये इरिगेशन सिस्टम है जिससे हम अभी तक चिमटे हुए हैं, और हमारी हुकूमतों ने उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब फौरी तौर पर ये जो है ये शॉर्ट टर्म जो है प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, ये मेजर्स हम ले सकते हैं कि जहां अपने वाटर एप्लीकेशन जो एफिशिएंसीज हैं उनको हम इंप्रूव करें और वाटर एप्लीकेशन जो सिस्टम्स हैं उनको तब्दील करें। बिल्कुल सही। ये है शॉर्ट टर्म जो इसका हल है। मुमताज खान साहब, आपने कहा शॉर्ट टर्म हल तो है, और आप जैसे बहुत से वाटर एक्सपर्ट्स जो हैं पूरी रिसर्च के साथ इस पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन मसला फिर वही है ना, पॉलिटिक्स को कैसे साइड पर रखें, सियासत कैसे होगी अगर इस इशू को बड़ा नहीं किया जाएगा। अब जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, पूरे स्टैट्स बता रहे हैं, और 2011 में अगर जिक्र करें तो हमारे तलब और रसद में 3% का फर्क था, 2025 में 31% पर हो जाएगा। सर, वाटर रिजर्वायर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, डैम्स का जिक्र कर रहे हैं, एक नेचुरल तरीका भी तो होता है। हमने अपने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंक्रीट कर दिया, हमारी ग्राउंड्स खत्म हो गई, पार्क्स, हमारे जंगल खत्म हो गए, जो नेचुरली वाटर सीपेज के जरिए पानी का लेवल बेहतर होता था। एक वो भी तो इशू है कि पानी का लेवल डाउन होता जा रहा है, एंड वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट एट ऑल। इसकी भी जो सबसे बड़ी वजह है, देखिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 मशरकी दरिया सतलुज, रावी और ब्यास मुकम्मल तौर पर इंडिया के हवाले कर दिए, और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ा जुल्म हुआ। ये दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ, पूरी इंसानी तारीख में कहीं नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने, किसी लोअर राइपेरियन ने अपने पूरे दरिया जो है अपर राइपेरियन को के हवाले कर दिए हों।
अच्छा, अब उसकी वजह से ये हुआ कि क्योंकि ये 3 दरिया खुश्क हो गए और पानी की यहाँ जो पानी की कमी की वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं उनको मजबूरन ट्यूबवेल चलाना पड़े। अब इस वक्त आपके पाकिस्तान में तकरीबन 6.5 लाख ट्यूबवेल जो है वो चल रहे हैं पाकिस्तान में पानी की कमी, दरियाई पानी की कमी को पूरा करने के लिए। और उसका जो रिजल्ट निकला है, नतीजा ये निकला है कि जहां पानी पहले 10 से 15 फुट की गहराई पर अवेलेबल था, वहां वो 60-70 फुट पर चला गया है। बड़ी तेजी से ये नीचे जा रहा है। और ये जो कि पानी की कमी है, जिम्मेदार बेचारा जो है वो मजबूर है ट्यूबवेल चलाने पर। आखिर उसने अपनी फसल तो बचानी है ना, अपनी रोजी तो बचानी है, उसने तो ट्यूबवेल चलाने हैं। अब क्योंकि वो अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, एक बड़ी बदकिस्मती की बात ये भी है कि हमने वाटर माइनिंग पर भी कोई रेगुलेशन नहीं की, उसको भी रेगुलेट नहीं किया। जो जितना भी दिल चाहता है ट्यूबवेल चलाता है और उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। फिर हमारी जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसीज हैं वो बहुत पुअर हैं। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से ज़ेरे जमीन जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी सबसाइड, इस हद तक सबसाइड कर गया है कि यानी जो आप देखिए 15 से जहां पानी की गहराई 15 फुट है, वहां आप 1 क्यूसेक अगर पानी पंप आउट करते हैं, ठीक है जी, वही 1 क्यूसेक पंप पानी अगर आप 60-70 फुट की गहराई से पंप आउट करें तो बिजली का खर्चा 7 गुना होता है। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया जी, बिल्कुल सही मुमताज साहब, कि एनर्जी सेविंग भी हो सकती है और इसके अलावा पाकिस्तान में इरिगेशन सिस्टम में अगर बेहतरी की जाए तो उससे पाकिस्तान का ओवरऑल ये वाटर शॉर्टेज का मसला भी हल हो जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट्स आपने उठाए हैं, मुमताज़ का शुक्रिया। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की है सिमल कि आपने 2 तरीके ना, आपने एक तो वाटर को सेव करना है, फिर आपने नई टेक्निक इस्तेमाल करनी है और लॉन्ग टर्म में आपने डैम्स बनाने हैं। ये तीनों काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो आवाम है उसको मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग ऑफ वाटर जो है वो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी करें, ताकि इस तरह पानी को ज़ाया करेंगे तो उससे हमारे मसले मजीद बढ़ जाएंगे। बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, ब्रश करते हुए आपने सिंक खुला रहने दिया, आप बंद कर दें उसको, मुंह धोते हुए आपने मुसलसल पानी चलाया हुआ और जाया करे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, आने वाली नस्लों के लिए आसानी पैदा करने के लिए हम सबको अपना रोल प्ले करना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी, एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग ये खबर है। यूक्रेन में कल खातून फौजी एहलकारों ने परेड की और ये कोई मामूली परेड नहीं थी, ये कोई आम जो जिन्हें डीएमएस कहा जाता है, फौजी जूते वो पहनकर नहीं की गई, बल्कि हील्स पहनकर ये परेड। बड़ी वाकई एक यूनिक ये मनाजिर थे, क्योंकि ऐसा अक्सर होता नहीं है, बड़े बड़े भारी भरकम जूते पहनकर अक्सर परेड होती है, लेकिन यहाँ पर रवायती स्टाइल नहीं था और इस अंदाज से जिस तरह से मॉडल्स का स्टाइल होता है उस तरह ये परेड हुई है, लेकिन प्रॉपर फौजी तरीकाकार के मुताबिक। मतलब परेड में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ जूते जो थे वो डिफरेंट थे। और ये तवज्जो का मरकज भी रहे और सोशल मीडिया पर ये वीडियो डिस्कस भी होती रही कि किस कदर टेक्निक्स जो हैं वो परेड में दिखाई गई और मुश्किल भी नहीं आई उनको कोई हील्स पहनकर। वैसे अक्सर हील्स पहनकर इस तरह से परेड करना और बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मेरा ख्याल उन्होंने इसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस की होगी, तभी ये उन्होंने प्रैक्टिकली कर पाया। खवातीन कहीं भी दुनिया से ताल्लुक रखती हूँ, वो कुछ भी कर सकती, ये तो है, ठीक है ना, ये आप मान जाए, बड़ा डिफरेंट अंदाज है परेड का। बिल्कुल, जंग कर सकती है, जंग लगती है या नहीं, हम बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, जहां पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और हम डिफरेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, वहीं पर ईद की एक्साइटमेंट जो है वो अरूज पर है। तो अब ज़रा आपने तय कर लिया कि आपने इस दफ़ा कुर्बानी किस चीज़ की करनी है? जी मैंने कर लिया और मेरे ख्याल में मैं बकरा ही करता हूँ, क्योंकि रूटीन में भी मेरे हर साल यही है, मेरी चॉइस होती है कि आप वही करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं तो अभी ज़रा घूमूंगी फिरूंगी, मंडियों में देखूंगी। आपको याद है लास्ट टाइम हमने डिफरेंट मंडियों का बल्कि रेट्स भी किए थे, कराची से मंगवाना भी चाह रहे थे, लेकिन कराची में सबसे ज़्यादा सस्ता था ना, रेट वहाँ पर सस्ता है, लेकिन लाहौर के अगर आपने कैरियर की बात करी फिर बहुत महंगा पड़ेगा। फिर वो महंगा पड़ जाएगा, लेकिन सिंध वालों के लिए और कराची वालों के लिए खास तौर पर तो ये अच्छी बात है। और सुपर हाईवे पर अगर हम बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का सबसे छोटा जानवर भी पहुंच चुका है और छोटा गीना चाल ढाल और दिखने में इंतहाई खूबसूरत है। तो फिर हम देखते हैं कि ये जानवर जो है वो कितना खूबसूरत है और मंडी में इस वक्त क्या सूरत है, एक रिपोर्ट में। दुनिया के नक्शे पर मौजूद सबसे छोटे ममालिक से भी बड़ी है कराची सुपर हाईवे पर कायम की गई ये मवेशी मंडी, जहां हर साल मुल्क भर से जानवर लाए जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का सबसे छोटा जानवर छोटा गैना भी मंडी की जीनत बन गया है। गैना का ताल्लुक पंजाब से है, रंग सियाह
और ब्राउन वजन 5 मन है। गैना अपने रंग, पद और चाल ढाल की वजह से आवाम की तवज्जो का मरकज बन गया है। व्यापारी का कहना है कि गैना ना तो नखरे करता है, ना ही खाने पीने में तंग करता है। बहुत से ऐसे होते हैं जो नखरे करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शरीफ और मासूम होते हैं कि उसको बच्चे जो हैं, घर के बच्चे भी लेकर रस्सी पकड़ के कहीं पे भी चला सकते हैं। ये ऐसे होते हैं। सुपर हाईवे पर लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा जानवर पहुंच चुके हैं। तर्जुमान मवेशी मंडी यावर चावला का कहना है कि मंडी में जानवरों और व्यापारियों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बिजली, पानी और जानवरों के लिए चारे का इंतजाम होने के साथ साथ ATM और डॉक्टर्स की सहूलत भी मैसर है। 1.5 लाख से ज्यादा जानवर जो हैं वो मंडी में आ चुके हैं और इस वक्त हमारे पास 6.5 लाख जानवरों की जगह है, कैपेसिटी है यहाँ पे कि हम 6.5 लाख जानवर जो है ना वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे 24 आवर बैंक भी है। आप यहाँ पैसे व्यापारी डिपॉजिट भी करा सकते हैं, विड्रॉल भी करा सकते हैं। ATM की फैसिलिटीज़ भी हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी है। यहाँ पे जानवरों के डॉक्टर्स की फैसिलिटी भी है। यहाँ पे लोगों की नमाज की जगह भी है। आप ये समझिए कि एक आर्जी शहर आबाद है। जो एक आर्जी शहर के अंदर आपको बिजली की ज़रूरत है, आपको पानी की ज़रूरत है, हर चीज़ को हमने यहाँ पे मुमकिन किया है कि वो तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हों। इंतजामिया के मुताबिक मवेशी मंडी में 6 लाख से ज्यादा जानवर रखे जा सकते हैं। रोजाना सैकड़ों अफराद जानवरों के भाव ताव करने मंडी का रुख करते हैं। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ हादिया नाज, 24 न्यूज़ कराची। तो ज़बरदस्त सी रिपोर्ट बनाई है आदिया नाज ने और वाकई बहुत बड़ी मंडी है और जिस तरह से तैयारी की गई है, आई होप कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, लोग SOPs को फॉलो करें तो मेरा ख्याल है बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी हो सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी, एक और इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करेंगे। बारबी डॉल्स का बचपन में बड़ा शौक होता है लोगों को और बड़ा शौक से लोगों को, क्या लड़कियों को, मुझे अभी भी है, वैसे मुझे अभी भी है। अब देखें कि जो दुनिया की महंगी तरीन बारबी डॉल्स में से 474 रुपए की बारबी डॉल लाखों रुपए मालियत की निकली। मतलब यूजुअली तो 474 रुपए एक एवरेज प्राइस है, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ बारबी डॉल 474 की नहीं आती, ज्यादा महंगी आती होगी। लेकिन ये यहाँ पर मामला ये है कि ये बहुत ही महंगी हुई है। बरतानी खातून की एक 50 साल कबल खरीदी गई नायाब बारबी डॉल इंतहाई महंगी निकली है। उसकी वजह यह है कि खातून अपनी गुड़िया की कीमत जानकर भी दंग रह गई। नायाब अशिया से मुतालिक किए जाने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत ने खातून की किस्मत बदल दी थी, जब उन्हें यह बताया गया कि उनकी बारबी डॉल 3,29,000 रुपए से ज्यादा, मतलब ये विंटेज में आ गई बेसिकली। ऑब्वियसली 50 साल पुरानी। और आप उस बारबी डॉल का फेस भी देखें तो उसका जो स्टाइल है ना, हेयर कट स्टाइल, और जो इस तरह से वो बनाया हुआ है वो 50 साल पुराना ही लग रहा है। नायाब अशिया की माहिर ने बारबी की मालकिन को बताया कि जो गुड़िया उनके पास मौजूद है उसे 1959 में न्यूयॉर्क टॉय फेयर में मुतारिफ करवाया गया था और उसकी कीमत उस वक्त $3 थी, यानी कि वो पाकिस्तानी तकरीबन 474 रुपए थी। और अब जो है इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये तो बड़ी खुशी की बात है उनके लिए, 3,29,000 रुपए की। अब ये बेसिकली एक लाइब्रेरी में वो रख सकती हैं या फिर ऐसी जगह पर रख सकती हैं म्यूजियम में, लाइब्रेरियम में क्यों रखते हैं? हाँ, म्यूजियम में रख सकते, जहाँ पर ये रखकर बता सकती हैं कि कितनी इनके पास यूनिक बारबी डॉल है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जी कि पहले तो आपने टमी टक का तो सुना होगा कि लोग अक्सर करवाते थे वजन कम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। यहाँ पर आपके जबड़ों को बंद कर देना है, उन्होंने कहना अब आप खाएंगे नहीं तो आपका वजन खुद ही कम। ये एक अनोखी डिवाइस जी न्यूजीलैंड और बरतानिया के माहिरीन ने बनाई है। डेंटल स्लिम नामी ये डिवाइस है जिसमें जबड़ों में 2 मिलीमीटर से ज्यादा खुलने की इजाजत नहीं होती जबड़ों को, वो बिल्कुल आपस में जकड़े जाते हैं, जिससे सांस लेने तो कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन ठोस ग़िज़ा को खाना मुमकिन नहीं रहता। ये वाली जो एक्सरसाइज है ना ये ज्यादा आसान है, लेकिन अगर आपसे ये नहीं होती है और ये एक्सरसाइज खाना सामने आए तो आपने नई में मतलब ये एक्चुअली मुंह को जिप लगाने वाली बात है, मुंह को एक्चुअली जिप कर देगा और आप खाएंगे नहीं। सिर्फ लिक्विड इंटेक कर सकते हैं, सॉलिड इंटेक नहीं कर सकते। तो फिर अगर आपने बहुत ज्यादा अपने ऊपर एहतियात करनी है और अगर डाइट के नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो फिर आप ये कर सकते हैं जो तरीकाकार अपनाया गया है। बिल्कुल, इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।